हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज हम मिल रहे हैं फिर से काफ़ी दिनों के बाद इस वीडियो के अंदर, और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का। ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, समझ में नहीं आता है, मुझे पता है, अच्छे से समझ रही हूँ मैं इस बात को, बट इस चैप्टर को ईजी बनाने की गारंटी मैंने ले ली है। तो अब तो आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत है ही नहीं, इतना तो मैं समझ गई होंगी, है ना। देखो, जो चैप्टर 2 है हिस्ट्री का, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमने जो स्टार्टिंग से ही सीखी है, क्लास 11 से लेके अभी तक सीखी है, कि हमेशा हमें किस पे फोकस करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और आपका हमेशा एक क्वेश्चन रहा है कि एनसीईआरटी तो मैम हमें बहुत बोरिंग लगती है, तो उसके लिए भी मैंने एक सॉल्यूशन निकाल रखा है कि एनसीईआरटी मैं पढ़ाऊंगी, पर एक डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप इस पीपीटी को भी अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हो, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइंस में ही यहाँ पे मैं समझाऊंगी आपको, कुछ भी स्किप नहीं करूंगी, कुछ भी, ठीक है। बस आपको बिल्कुल ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो होने वाला है, और इससे बेस्ट क्वालिटी वीडियो चैप्टर 2 हिस्ट्री से रिलेटेड पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला है। करें स्टार्ट, चलो भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 क्या नाम है इस चैप्टर का? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। क्या नाम है? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, ठीक है। अर्ली स्टेट्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। तो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज 600 सेंचुरी बीसी से लेके 600 सेंचुरी एरा के बीच के जो भी डेवलपमेंट्स आए, उन सारे डेवलपमेंट्स को इस चैप्टर के अंदर कवर करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि बताओ 6th सेंचुरी बीसी से लेके 6th सेंचुरी सी के बीच में क्या क्या चेंजेस जो थे वो हुए। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपको समझ में आएंगे, अच्छे से समझ में आएगा कि आंसर कैसे लिखे। 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, बस ध्यान से लास्ट तक देखना है पूरा, और सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो चैप्टर 1 हमने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगर वो चैप्टर नहीं कवर किया है ना, तो पहले जाओ और उस चैप्टर को पढ़ के आओ, उसके बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुनो, चैप्टर 1 कवर कर लिया है, सुनो ध्यान से। 1500 ईयर्स तक की जो टाइम पीरियड चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का, उसमें काफी सारे जो डेवलपमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, वो होते हैं। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड, ये वही समय था ड्यूरिंग विच द ऋग्वेदा वॉज कंपोज, जिस समय में 4 वेद है ना हमारे, कौन कौन से 4 वेद हैं उनके नाम जरा कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना, ठीक है। तो जो 4 वेदास हैं उनमें से जो ऋग्वेदा है उसको इसी टाइम पीरियड के दौरान कंपोज किया गया बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो जो इंडस रिवर है, इंडस नदी है, उसके आसपास की जगह जितने भी लोग रह रहे थे, उनके द्वारा यहाँ पे ऋग्वेदा को कंपोज किया गया। अब ये इंडस रिवर कहाँ है वो हम मैप पे अभी आगे देखेंगे, ठीक है। सुनो, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स एमर्ज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो काफी सारे पार्ट में सब कॉन्टिनेंट के एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स होने लग गए, एग्रीकल्चर करने लग गए थे लोग, खेती बाड़ी करना सीख गए थे, तो आसपास के इलाके में आकर रहने लग गए थे, इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया। इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है जहाँ पे उत्तर प्रदेश आता है आपका, और ये वाला जितना भी एरिया है वो, द डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। बिसाइड्स देयर इज एविडेंस ऑफ पेस्टोरल पॉपुलेशन इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक एविडेंस देखने को मिलता है कि पेस्टोरल पॉपुलेशन भी रह रही थी। एग्रीकल्चर तो समझ में आया, मैम पेस्टोरल क्या होता है, पेस्टोरल पॉपुलेशन क्या है? पेस्टोरल वर्ड का मतलब है यहाँ पे वो लोग जो कि पशुओं को पालते हैं, वो लोग जो कि कैटल्स को, जानवरों को पालते हैं, ठीक है, आया समझ में, जो जो जानवरों को पालते हैं वो, इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हमें, ऐसे बहुत सारे प्रूफ मिले जिससे ये पता चला कि यहाँ के लोग जो है ना वो कैटल पॉपुलेशन को, यानी जानवरों को भी पालते हैं। न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, नए तरीके से लोगों की बॉडीज को ये लोग डिस्पोज करने लग गए, मतलब वो लोग जो मर चुके हैं, इस दुनिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, डेड है, उनकी बॉडीज को डिस्पोज करने का एक नया तरीका निकाला गया, इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ इलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर। एक बड़ा सा स्टोन का स्ट्रक्चर बनाया गया, अभी हम देखेंगे, उसकी जो इमेज है वो एनसीईआरटी में भी है, चाहे तो आप एनसीईआरटी साइड में रखो और यहाँ पे पढ़ते हुए चलो, आपको एग्जैक्ट वही चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि मेगालिथ्स बनने लग गए, और इसके जरिए, इसके थ्रू जो लोगों की बॉडीज थी
जो डेड बॉडीज थी उनको डिस्पोज करने लग गए लोग, उनका अंतिम संस्कार कह सकते हो आप करने लग गए। इमर्ज सेंट्रल और साउथ इंडिया, कहाँ पे देखने को मिली ये सारी चीजें हमें? साउथ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे हमें ये जितनी भी सारी चीजें थी वो देखने को मिली। 1 मिनट का टाइम दो जरा बेटा मुझे। ठीक है, देखो, न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ इलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स, मेगालिथ्स बनने लग गए, जिसके जरिए ये लोग क्या करने लग गए? बॉडीज को डिस्पोज करने लग गए। क्या ये सारी जितनी भी चीजें थी मेगालिथ्स वाली, ये क्या सारी जगह पे चल रही थी कॉमनली? नहीं, ये सेंट्रल और साउथ इंडिया में कहाँ पे देखने को मिला हमें? सेंट्रल और साउथ इंडिया में। और कब से? फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम बीसी से ये सारी चीजें देखने को मिली, ठीक है। इन मेनी केसेस, बहुत सारे केस में तो डेड जो थे, मतलब जो डेड बॉडीज थी, पर बरीड विद अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स, उनको बहुत सारे जो रिच चीजें होती हैं, जो बहुत ज्यादा प्रेशियस होती हैं, उनके साथ भी दफनाया गया, जैसे कि आयरन टूल्स के साथ और वेपन्स के साथ भी दफनाया गया। फ्रॉम 6th century BC देयर इज एविडेंस, क्या चेंजेस आए बेटा? देखो, एविडेंस मिला हमें दैट देयर वर ट्रेंड्स एज वेल, कुछ कुछ ट्रेंड्स सेट हो गए थे। कैसे ट्रेंड्स? परहैप्स द मोस्ट विजिबल वाज द इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट। क्या ट्रेंड था भाई? नए नए स्टेट, नए नए एम्पायर, नए नए किंगडम सेटअप हो रहे थे, ठीक है। अंडरलाइंग दीज पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस था और जो जितने भी बाकी चेंजेस आए, ये सारे क्या था? ये सारे इस समय में हमें देखने को मिल रहे थे। एविडेंट इन द वेज विच एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड, और इसी से बहुत इसका प्रभाव पड़ा, बहुत इफेक्ट पड़ा एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन हो रही थी उस पे भी। साइमल्टेनियसली, साथ साथ न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट, लगभग हर जगह पे सबकॉन्टिनेंट में नए नए जो टाउन्स थे वो स्टैब्लिश हो रहे थे। हिस्टोरियंस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने कोशिश करी इन डेवलपमेंट्स को समझने की बाय ड्राइंग ऑन अ रेंज ऑफ सोर्सेस, अलग अलग तरीके के सोर्सेस से समझा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे, कैसे कैसे समझ पा रहे हैं हम, कैसे समझ पा रहे हैं अभी कि उस टाइम पीरियड में क्या हुआ। हमारे पास ये हिस्ट्री की बुक है, इससे पढ़ पा रहे हैं ना। तो ऐसे ही जो हमारे हिस्टोरियंस थे उनको कैसे पता चला कि ये सारी चीजें हो रही थी उस समय में? उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस का यूज किया, जैसे उन्होंने इंस्क्रिप्शंस पढ़े, उन्होंने टेक्स्ट पढ़े, कॉइन्स देखे उन्होंने, और जितने भी विजुअल मटेरियल्स अवेलेबल थे उन सबको देखा। एज वी विल सी, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है कि आप किसी इंस्क्रिप्शन के जरिए, किसी कॉइन के जरिए उस समय के बारे में सारी चीजें एक्यूरेट पता लगा लो, है ना बहुत डिफिकल्ट। बट दीज सोर्सेज डू नॉट टेल द एंटायर स्टोरी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, मुझे आज के टाइम की बताओ, अगर ऐसा होता है कल को कि अभी ये जो पूरी सिविलाइजेशन चल रही है, हम सब 21st सेंचुरी के अंदर रह रहे, सब कुछ खत्म हो जाए, है ना, सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ भी ना बचे, तो जो आने वाली जो जनरेशन होगी, क्या वो हमारे बारे में पता लगा पाएगी? आप कहोगे हाँ पता लगा पाएगी, बिल्कुल पता लगा पाएगी, बट वो हर किसी के पर्सपेक्टिव से नहीं जान पाएगी कि चीजें कैसी थी। मतलब 100% ट्रू जो चीजें थी वो नहीं पता चल पाएंगी, क्योंकि वो कैसे समझेंगे? जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उनको, जो जो उनको टेक्स्ट मिलेंगे, यहाँ की जो करेंसी होगी उसके जरिए समझेंगे वो, है ना। बट क्या सारे लोग पढ़े लिखे हैं? नहीं, तो उन लोगों की कहानी वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो आने वाली जनरेशन होगी। इसी तरीके से हम लोग भी पहले के टाइम पीरियड में क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या चेंजेस हुए, वो सिर्फ हम एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही समझ पाते हैं। इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है उसको पढ़ के समझ पाते हैं, टेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कॉइन्स क्या कह रहे हैं, और जो भी विजुअल मटेरियल्स अवेलेबल है वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, इसके जरिए ही पता लगा पाते हैं। बट असलियत में पूरी स्टोरी क्या थी, क्या चल रहा था, जो लोकल लाइफ थी, जो लोकल लोग थे वो कैसे जीते थे, इसके बारे में पता लगाना तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए भी और हिस्टोरियंस के लिए भी, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे अर्ली स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स, जो अर्ली स्टेट्स इस टाइम पीरियड में स्टैब्लिश हो रहे थे वो, और उनकी कैपिटल यहाँ पे दिखाई गई, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये जितनी भी ये जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह निकल रही है, यही है बेटा आपकी इंडस रिवर, और इससे जितनी भी ट्रिब्यूटरीज वगैरह निकल रही हैं, यही है आपकी उसकी ट्रिब्यूटरीज नदियाँ, ठीक है। इसके आसपास ही जो ऋग्वेदा था उसको कंपोज किया गया था। और ये डिफरेंट डिफरेंट आप कैपिटल्स देख रहे हो यहाँ पे, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, कुरु, पांचाल, मथुरा और काशी, वाराणसी, कौशाम्बी, तो ये सारी उज्जैनी, ये सारी के सारे अर्ली स्टेट्स हैं और उनकी कैपिटल्स हैं जो स्टैब्लिश हुए, ठीक। आगे अब एक टर्म मेंशन करी गई है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर, वो है एपिग्राफी। ये एमसीक्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि एपिग्राफी क्या है।
तो एपिग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। जब आप इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के पता लगाते हो कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। याद रहेगा, जब हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के पता लगाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज को, स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं। ओके, समझ में आया अच्छे से? चलो भाई, आगे बढ़ जाए। अब सबसे पहला जो टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर गिवन है वो है प्रिंसिप एंड पियादसी। प्रिंसिप एंड पियादसी क्या है ये? सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंटस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी। एपिग्राफी समझ गए? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। टुक प्लेस इन 1830s। तो जो ये स्टडी चल रही थी इंस्क्रिप्शन की, इसमें ना बहुत सारे डेवलपमेंट आए, और ये जो डेवलपमेंट आई ये 1830s के दौरान हमें काफी देखने को मिले। दिस वॉज, ये तब की बात है जब जेम्स प्रिंसेप कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश में रूल किया करती थी, उसके एक ऑफिसर थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने बेटा दो जो स्क्रिप्ट्स थी, जो दो लिपियां थी, दो स्क्रिप्ट्स थी, ब्राह्मी एंड खरोष्टी, इनको पढ़ा और इनको डेसिफर किया। जैसे हड़प्पा के स्क्रिप्ट को आज तक हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, बट ब्राह्मी और खरोष्टी वो दो स्क्रिप्ट्स जो उस टाइम पीरियड में यूज हो रही थी, इनको पता लगाने वाले जेम्स प्रिंसेप यहाँ पे बन गए। ठीक है, यूज्ड इन अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, जो कि पुराने इंस्क्रिप्शंस में और कॉइन्स में उस टाइम पीरियड में यूज करी जा रही थी, उस स्क्रिप्ट को उन्होंने पढ़ के पता लगाया, जिससे चीजें बहुत आसान हुई। ही फाउंड, इनको पता चला दैट मोस्ट ऑफ दीज मेंशन्ड अ किंग। इनको पता चला, जब इन्होंने इन इंस्क्रिप्शंस को रीड किया, तो इनको पता चला कि ज्यादातर जितने भी इंस्क्रिप्शंस है ना, उसमें एक किंग के बारे में मेंशन किया गया है, एक राजा के बारे में बात करी गई है। देखो बेटा, आज के टाइम पीरियड में सारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं इतने साल पुराने टाइम पीरियड की, जब अर्ली स्टेट्स यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहे थे, टाउन स्टैब्लिश हो रहे थे, तो तब क्या सारे लोग पढ़े लिखे थे? नहीं थे। तो जो राजा हुआ करते थे ना, जो किंग्स हुआ करते थे, वो अपने आप को डिवाइन दिखाने के, गॉड से कनेक्टेड दिखाने के, भगवान से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए ये लोग अपने आप को अलग अलग टाइटल्स दिया करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही जब ब्राह्मी और खरोष्टी जो स्क्रिप्ट थी, इसको पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने, तो उनको पता चला कि जो किंग है ना, वो अपने आप को पियादसी के नाम से रेफर करते हैं। अब ये पियादसी वर्ड का मतलब क्या है? पियादसी वर्ड का मतलब है प्लेजेंट टू बिहोल्ड। देयर वर अ फ्यू इंस्क्रिप्शंस व्हिच आल्सो रेफर टू द किंग एज अशोका। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टू बिहोल्ड मतलब एक ऐसा ऐसा एक राजा जो कि बहुत ज्यादा दिव्य है, जिसकी शक्तियों पे हम डाउट ही नहीं कर सकते, इस तरीके के किंग की बात करी जा रही है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट। हमें कई बार अशोका के बारे में भी पता चलता है इस तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट टाइटल से, जब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, दिस गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशंस इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो जब हम पढ़ पाए इन दो स्क्रिप्ट्स को, तो इससे क्या हुआ, एक हेल्प मिली हमें, जिससे कि हम पॉलिटिकल हिस्ट्री वो इंडिया की पढ़ पाए। एज यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स यूज inscriptions and text composed in variety of languages to reconstruct the lineage of major dynasties that had ruled the subcontinent। और इसके बाद से ही डिफरेंट डिफरेंट जो ये लोग यूरोपियंस वगैरह सब थे ना, इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने यहाँ पे पता लगाना शुरू कर दिया कि क्या क्या हो रहा था इंडिया की हिस्ट्री में, चल क्या रहा था एग्जैक्टली, ये सारी चीजें इन्होंने पता लगानी शुरू कर दी इस टाइम पीरियड में, ये सारे टेक्स्ट को पढ़ के। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकला? द ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री वर इन प्लेस बाय द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। तो अब हमारे सामने धीरे धीरे जो चीजें थी वो हाईलाइट होने लगी, सामने आने लग गई। सब्सिक्वेंटली साथ साथ क्या हुआ, scholars began to shift their focus to the context of political history, investigating whether there were connections between political changes and economic and social developments। तो इसके साथ जब हमने फोकस किया, इन्वेस्टिगेट किया उस टाइम पीरियड के बारे में, पुराने समय के बारे में, तो हमने जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश करी कि ये जो पॉलिटिकल चेंजेस थे, क्या इनसे कोई इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पे असर पड़ रहा था या नहीं पड़ रहा था, तो क्या असर पड़ रहा था, ये सारी चीजें पता लगाने की इन्होंने कोशिश कर। इट वॉज soon realized that while there were links, these were not always simple और डायरेक्ट। ये तो समझ में आ गया कि पॉलिटिकल जितने भी चेंजेस हुए उससे इकोनॉमिक और सोशल लाइफ पे असर पड़ा, ये तो साफ साफ हो गया कि इकोनॉमिक और सोशल लाइफ पे असर पड़ा। बट एक चीज ये भी समझ में आ गई कि ये डायरेक्टली नहीं समझ पाओगे आप बिल्कुल भी कि क्या असर पड़ रहा,
जब जब तक हम पूरी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। एक बॉक्स दिया होगा साइड में, सीबीएसई में बॉक्सेस आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स एनग्रेव्ड। इंस्क्रिप्शंस होते क्या है, बहुत देर से हम इस वर्ड को पढ़ रहे हैं। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन है क्या ये? इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, ये राइटिंग्स होती हैं जो एनग्रेव करी जाती हैं, उरेद के लिखी जाती है। ऐसे आपने देखा है ना, जो स्टोन टाइप का होता है या फिर कोई क्ले होती है, उसको गीला करते हैं और फिर वेट क्ले के ऊपर कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा जाता है। ठीक है, और फिर उसको ड्राई कर दिया जाता है। तो यही होते हैं इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इनको एनग्रेव किया जाता है हार्ड सरफेसेस पे, कई बार स्टोन पे, कई बार मेटल पे और कई बार पोट्री पे। दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स। ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस में क्या बातें लिखी होती हैं, अचीवमेंट्स लिखी होती हैं, यानी किसने क्या क्या चीजें हासिल करी, एक्टिविटीज और आइडियाज ऑफ दोज हु कमीशन्ड देम, और उनके आइडियाज लिखे होते हैं जिन लोगों ने उस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया है। एंड इंक्लूड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग्स और डोनेशंस मेड बाय वुमेन एंड मेन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इसमें जो राजा के द्वारा किए गए काम है उनके बारे में मेंशन होता है इन इंस्क्रिप्शंस में। किसी ने अगर कोई जमीन है या फिर कोई चीज है जो दान करी है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, किसी आदमी या औरत ने, तो वो सारी चीजें इस इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होती थी। ठीक है, पहले लोग दान किया करते थे ना जमीन मंदिर वगैरह बनाने के लिए, तो वो सारी चीजें भी इंस्क्रिप्शन पे लिखी जाती। इंस्क्रिप्शंस आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स। ये परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, सम ऑफ विच कैरी डेट्स। कई बार इनमें कुछ कुछ लोग जो थोड़े समझदार हुआ करते थे उन लोगों ने क्या करा, इसमें डेट भी लिखवा दी जिससे हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, देखो भाई मजाक कर रही हो, तो कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस पे हमें डेट्स भी देखने को मिली, तारीख भी लिखी हुई थी जिसे हम समझ पाए इसे। अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस, और जिनमें डेट नहीं लिखी हुई थी उसकी तारीख हमने कैसे पता लगाई। एक मेथड होता है हिस्ट्री के अंदर जिसको हम बोलते हैं पेलियोग्राफी। ये पेलियोग्राफी जो ये मेथड है, ये जो तरीका है, इसके जरिए हमने पता लगाया है कि ये जो टेक्स्ट है वो कौन से टाइम से बिलोंग करता है। अब इसमें कैसे पता लगाते हैं, हम देखते हैं स्टाइल ऑफ राइटिंग को कि इस तरीके की बातें, इस तरीके की स्क्रिप्ट, इस तरीके के विचार किस समय के दौरान लिखे गए हो। ठीक है, फिर हम पता लगाते हैं कि अच्छा ये जो इंस्क्रिप्शन है ये पक्का इस टाइम का रहा होगा विद अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसिशन। ठीक है, मतलब सिर्फ अनुमान लगाते हैं हम कि इस तरीके से यहाँ पे ये रहा होगा, टेक्स्ट उस समय का रहा होगा। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल के लिए, हम जब सेंचुरी 250 बीसी में देखते हैं, उस टाइम पीरियड के जब इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं, तो ये जो लेटर देख रहे हो ना आप, ए लेटर, ये इस तरीके से लिखा जाता था। कुछ उल्टा के टाइप का नहीं लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से इस लेटर को लिखा जाता था। बाय 500 सेंचुरी, जब 500 सेंचुरी एरा आ गया तो उस टाइम पीरियड में इस लेटर को ये लोग कैसे लिखने लग गए, कुछ इस तरीके से, ये जो भाव वाला साइन है, कुछ इस तरीके से इस लेटर को लिखने लग गए। तो इससे टाइम का पता लगाया गया, देखा गया कैसे हमने पता लगाया कि जो टेक्स्ट थे वो कैसे बदल रहे थे, उनके समय का पता लगाया। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस, स्टार्टिंग के जो इंस्क्रिप्शंस थे बेटा वो कौन सी भाषा में हुआ करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर हुआ करते। ठीक है, a name for languages used by ordinary people। तो ये इस लैंग्वेज के अंदर हुआ करते थे जो आम जनता यूज करती थी। नेम्स ऑफ रूलर्स सच एज अजात शत्रु एंड अशोका, इसमें जो रूलर्स थे अलग अलग, जो राजा हुआ करते थे अलग अलग, जैसे अजात शत्रु और अशोका, नोन फ्रॉम प्राकृत टेक्स्ट, इनके बारे में भी हमें प्राकृत टेक्स्ट के को ही पढ़ के पता चला, इंस्क्रिप्शंस को ही पढ़ के हम पता लगा पाए। हैव बीन स्पेल्ड इन देयर प्राकृत फॉर्म्स इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से प्राकृत जो लैंग्वेज थी उसके अंदर इनके बारे में बताया गया। द टर्म इन लैंग्वेजेस, जैसे अलग अलग जो भाषाएं थी जैसे पाली, तमिल, संस्कृत, विच टू वर यूज टू राइट इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट। तो इस तरीके की भाषाओं का भी यूज किया जाता था इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट को लिखने के लिए। तो प्राकृत का यूज होता था अर्लीस्ट टेक्स्ट में, और पाली, तमिल और संस्कृत का भी यूज होता था। इट इज पॉसिबल दैट पीपल स्पोक इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल। तो जरूरी नहीं है कि जिस भाषा के अंदर वो लिख रहे थे वो उसी भाषा के अंदर बात भी कर रहे थे। हो सकता है कि वो जो बोल रहे थे वो अलग था, वो जो बोल रहे थे वो चीज अलग थी, और वो जो लिख रहे थे वो स्क्रिप्ट अलग हुआ करती थी। इवन दो दीज वर नॉट यूज फॉर राइटिंग्स। ठीक है, हो सकता है कि शायद वो जो भाषा थी वो राइटिंग के लिए यूज ही ना होती हो। होती है ना ऐसी बहुत सारी भाषाएं, जैसे यूजली अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जैसे भोजपुरी वगैरह है, तो यूजुअली हम
उनको बहुत ही कम यूज करते हैं लिखने में। बात जब इंसान कर रहा है तो वो भले ही उस लैंग्वेज में, भोजपुरी लैंग्वेज के अंदर कर ले, बट जब वो लिख रहा है तो ही इज राइटिंग इन हिंदी और शी इज राइटिंग इन हिंदी। वो किस में लिख रही है? हिंदी में ही लिख रही है। ठीक है, तो ये डिफर कर सकता है। चलो, सेकेंड टॉपिक क्या है? द अर्लीस्ट स्टेट्स, द 16 महाजनपदास। अर्लीस्ट स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जो 16 महाजनपदास हुआ करते थे इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इनमें से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ही चैप्टर में दिया हुआ है, बाकी सारे के बारे में नाप से पूछा जाता है, नाप को टेंशन लेनी है। द 6th century BC इज ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है अर्ली इंडियन हिस्ट्री के अंदर। क्यों, ऐसा क्यों है, अब देखो जरा। इट इज एन एरा, क्योंकि ये एक ऐसा समय था एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट्स, सिटीज, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, द डेवलपमेंट्स ऑफ कॉइनेज एक्सेट्रा। क्योंकि इस टाइम पीरियड में आयरन का डेवलपमेंट हुआ, आयरन की खोज हुई और जो कॉइनेज था, जो कॉइन्स था, सिक्के जो थे, उसका यूज होने लग गया। इट ऑल्सो विटनेस, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स। इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट। लोगों के विचार, लोगों के दिमाग के अंदर की बातें सामने आने लगे, उनके जो विचार थे वो बहुत डेवलप होने लग गए, वो दुनियादारी के बारे में सोचने लग गए। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इस समय में डेवलप हुआ। अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है बहुत सारी चीजों के बारे में। 16 स्टेट्स के बारे में भी पता चलता है, यानी ये जो 16 महाजनपद थे इनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। Although the list varies, some names such as, हालांकि लिस्ट तो काफी बड़ी है बट कुछ इंपॉर्टेंट है जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं और सामने आते हैं हमारे, वो कौन से हैं? बज्जी, मगधा, कौशला, कुरु, पांचाल, गंधारा और अवंती। ये बार बार इनके बारे में ही क्वेश्चंस आते हैं, इनके बारे में ही पूछा जाता है और यही इंपॉर्टेंट है, तो इन पे ही फोकस करते हैं। क्लियरली दीज वर अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास। तो ये तो साफ है कि इनको बार बार यूज किया जा रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपदास थे। While most महाजनपदास were ruled by kings, ज्यादातर महाजनपदास पे कौन रूल करता था? राजा। But some known as गनास और संगास। तो कुछ कुछ जो महाजनपदा थे उसमें गनास यानी जो लोगों का ग्रुप है, या संघास मतलब जो लोगों का ग्रुप है, वो भी कई बार रूल कर रहा होता था इन महाजनपदास। ठीक है, हर बार राजा ही रूल नहीं करता था। वर ओलिगार्चीज, इनको ओलिगार्चीज के नाम से भी हम जानते हैं। जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रूल करते हैं उसको ओलिगार्चीज बोलते हैं। जहाँ जनता रूल करती है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? वेयर पावर वॉज शेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ men, जहाँ पे बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लोग हुआ करते थे जिनके हाथ में ये पावर हुआ करती थी, उनको ही गना या संघा बोलते हैं। ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड एज राजास, तो इनको कलेक्टिवली राजास के नाम से भी पुकारा जाता था। बोथ महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गणास, तो महावीरा और बुद्धा ये भी इसी गणा के ही पार्ट हुआ करते थे। इन सम इंस्टेंसेस एज इन द केस ऑफ वज्जी, जब हम वज्जी का एग्जाम्पल देखते हैं, वज्जी संघा का, तो द राजास प्रोबेबली कंट्रोल्ड रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली। तो इसमें हमें वैसा पता चलता है कि जो राजास हुआ करते थे, जो संगास हुआ करते थे, वो कलेक्टिवली साथ में मिलकर ये जो लैंड था उसको होल्ड किया करते थे, इन रिसोर्सेज को होल्ड करते थे। Although their histories are often difficult to reconstruct due to the lack of sources, हालांकि इनके बारे में हम ज्यादा, बज्जी जो संगा है इसके बारे में ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाते, पता नहीं लगा पाते, बिकॉज हमारे पास सोर्सेज बहुत कम है। सम ऑफ दीज स्टेट्स लास्टेड फॉर नियरली 1000 ईयर, और इनमें से कुछ स्टेट्स तो ऐसे थे जो कि सिर्फ 1000 साल तक ही एग्जिस्टेंस में रहे। ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी, एक फीचर था कि हर एक महाजनपदा की एक कैपिटल तो जरूर हुआ करती थी, विच वॉज ऑफन फोर्टिफाइड, जो कि फोर्टिफाइड हुआ करती थी। फोर्टिफाइड यानी किले बंद हुआ करती थी और बीच में उसमें जो सिटी थी या जो टाउन था वो एग्जिस्ट करता था। आया समझ? Maintaining these fortified cities as well as providing the insistent armies and bureaucracies required resources. तो अब ये जो fortified city है, ये जो किलेबंद शहर बनाया गया है, महाजनपदा बनाया गया है, इसमें आर्मीज की भी जरूरत होती थी, इसमें ब्यूरोक्रेसीज की, मतलब वो लोग जो आज के टाइम में जैसे हम IAS IPS देखते हैं ना, उस टाइम पीरियड में भी ऐसे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे, उनकी जरूरत पड़ती थी। फ्रॉम 6th century BC ऑनवर्ड्स, जो ब्राह्मणा से, अब 6th century BC के बाद देखो क्या डेवलपमेंट होता है भाई, फिर बाद में मत बोलना कि बताया नहीं आपने। देखो 6th century जो BC था उसके बाद हमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिला कि जो ब्राह्मणास थे उन्होंने यहाँ पे संस्कृत
टेक्स्ट कंपोज करने चालू कर दिए। अपने हाथ में यहाँ पे इन्होंने कमान पकड़ी और संस्कृत लैंग्वेज में इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, नोन एज द धर्म सूत्रा। तो धर्म सूत्रा और धर्मशास्त्रा ये दो टेक्स्ट थे जो ब्राह्मण्स के द्वारा लिखे गए थे। इनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स थे, अभी हम वो पढ़ेंगे कि क्या क्या दीज लेट डाउन। इसके अंदर कुछ नॉर्म्स थे, मतलब रूल्स थे फॉर रूलर्स, मतलब वो लोग जो रूल करते हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ पे क्या था, नॉर्म्स से रूल्स थे, एज वेल एज फॉर अदर सोशल कैटेगरीज। और बाकी की जो सोशल कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी के अंदर, उनके लिए भी रूल इसके अंदर प्रेजेंट थे धर्म सूत्रा के अंदर। जैसे कि ये जो पिरामिड आप हमेशा से देखते आए हो ना, और हिस्ट्री में पढ़ते आए हो कि सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स हैं, फिर उसके बाद क्षत्रिय हैं, उसके बाद वैश्य है, देन शूद्रास है, ठीक है। तो ये जो चीजें थी, इनके जो रूल्स थे, इनके लिए जो नॉर्म्स थे, इनके लिए जो बोला गया था कि आपको ये काम करना है, ये सारी बातें भी इन धर्म सूत्रा के अंदर लिखी गई थी। हु वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रियास, तो रूलर्स के लिए बहुत सारे रूल्स लिखे थे कि ऐसा बताया गया था कि भाई जो क्षत्रिय हैं सिर्फ वही रूल कर सकते हैं, वही उनको ही हक है कि वो शासन करे। रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट, और रूलर्स जो थे, जो राजा थे, उनको एडवाइस किया जाता था कि उनका काम है कि वो टैक्स कलेक्ट करे एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टीवेटर्स। टैक्स एंड ट्रिब्यूट मतलब इकट्ठा करें, जो भी टैक्स उनको मिल रहा है वो कल्टीवेटर से, जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं उससे कलेक्ट करें, ट्रेडर से, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, और आर्टिसंस, जो लोग कलाकारी वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों से टैक्स कलेक्ट करके लेकर आए। ये किसको एडवाइस दी गई थी ब्राह्मणास के द्वारा? रूलर्स को, ठीक है, जो रूल करते हैं उनको। Were resources also procured from pastoralists and forest people? तो क्या ये जो रिसोर्सेज हम देखते हैं, तो ये रिसोर्सेज क्या पेस्टोरलिस्ट मैंने बताया, जो लोग पशुपालन करते थे, कैटल्स को पालते थे वो, और जो लोग जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट पीपल वो। तो क्या इनसे भी ये रिसोर्सेज हमें मिलते थे? तो वी डू नॉट रियली नो, इनके बारे में तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस के अंदर, टेक्स्ट के अंदर इनके बारे में ज्यादा कुछ मेंशन किया नहीं गया था। But raids on neighboring states were recognized as a legitimate means of acquiring wealth. But ये तो पता चला हमें टेक्स्ट के जरिए कि जो लोग थे ना, वो एक जगह थे दूसरे स्टेट पे, मतलब मान लो ये ए जगह है और इसके पास में एक छोटा सा गांव है बी, तो इस बी गांव के अंदर ना वेल्थ है, मतलब इन लोगों को पता है ए गांव को कि बी गांव के अंदर वेल्थ प्रेजेंट है। तो ए वाले जितने भी लोग थे, इनकी आर्मी तो काफी बड़ी थी, तो इन लोगों ने बी वाले गांव पे या टाउन पे रेड मार दी, और यहाँ पे जितना भी पैसा था, जितना भी रिसोर्सेज प्रेजेंट थे, वेल्थ थी, वो सारी लूट कर लिया। तो ये एक लेजिटिमेट तरीका हुआ करता था उस समय में वेल्थ एक्वायर करने का, ठीक है, लूटपाट करना भी तरीका माना जाता था वेल्थ एक्वायर करने का। ग्रेजुअली सम स्टेट्स एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज, धीरे धीरे कुछ स्टेट्स ने, कुछ राज्यों ने, महाजनपदास ने अपनी स्टैंडिंग आर्मीज भी रखनी शुरू कर दी, और अपनी रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज, मतलब रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को संभालने वाले लोगों को भी, ऑफिसर्स को भी बैठाना शुरू कर दिया। अदर कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिटिया, जिनमें से अभी भी कुछ लोग ऐसे थे, जैसे कुछ लोगों ने तो स्टैंडिंग आर्मी अपनी रख ली कि भाई परमानेंट हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे पास आर्मी होनी चाहिए, बट अभी भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने मिलिटिया पे फोकस किया। मिलिटिया क्या है? मिलिटिया मतलब जो लोग टेम्परेरी सोल्जर्स को अपने पास रखते हैं, इनमें से ज्यादातर किसान ही होते हैं, जिनको जरूरत पड़ने पे राजा अपने पास लड़ने के लिए बुलाता है अपनी तरफ से, ठीक है। मतलब मान लो ये जो राजा है, किंग है ये आपका, ये फाइट करने जा रहा है सामने किसी विलेन से, मतलब सामने वाला कोई जो महाजनपदा है वहां पे लड़ाई करने के लिए जा रहा है, तो ये जो किंग है ना, वो क्या करेगा, इसके पास मिलिटिया है, इसके पास परमानेंट सोल्जर्स तो नहीं है, इसके पास मिलिटिया। मिलिटिया क्या है? इसके पास टेम्परेरी सोल्जर्स है, मतलब इसके यहाँ पे जितने भी किसान एग्जिस्ट करते हैं, पीजेंट एग्जिस्ट करते हैं, लड़ाई होने पे ये उन सबको बुलाएगा और ये सब लोग जाकर फिर यहाँ पे इसके लिए लड़ेंगे। आया समझ में? ठीक है, वी से फाइट करेंगे। रिक्रूटेड मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम द पीजेंट्स, ठीक है, तो ये लोग ज्यादातर इनमें से रिक्रूट किया करते थे। ओलिगार्ची मैंने बताया आपको रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा तरीका होता है सरकार चलाने का वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मेन, जहाँ पे कुछ लोग, जो ग्रुप ऑफ मेन है, पहले आदमी ही रूल किया करते थे, तो ग्रुप ऑफ मेन रूल करते थे। द रोमन रिपब्लिक अबाउट विच यू रेड लास्ट ईयर, आपने क्लास 11 पे रोमन रिपब्लिक के बारे में पढ़ा था ना, वहां पे भी ओलिगार्ची जो कि वो हुआ करती थी इन स्पाइट ऑफ इट्स नेम, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े। फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपदास, एक ऐसा महाजनपदा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो बिल्कुल स्किप मत करना, ध्यान से। तो ये 16 महाजनपदास में से एक महाजनपदा था मगध। ये मगध बड़ा इंपॉर्टेंट था बेटा।
बिटवीन द 6th एंड 4th सेंचुरी, 6 और 4 सेंचुरी के बीच में मगध, जिसको प्रेजेंट डे में आज के टाइम में कहाँ पे है, बिहार में है, बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा। 6th से लेके 4th सेंचुरी के बीच में एक ऐसा महाजनपदा इन 16 महाजनपदास में से बाहर आया जो बहुत पावरफुल था, बहुत ज्यादा पावरफुल था। मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मगध इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दिस डेवलपमेंट इन अ वेराइटी ऑफ वेज। मगध वॉज अ रीजन, मगध एक ऐसा रीजन हुआ करता था, एक ऐसी जगह पे था ये जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव था, बहुत अच्छी तरीके से खेती बाड़ी हुआ करती थी, लोगों पे बहुत अच्छे से रहते थे लोग, बहुत पैसा था। बिसाइड्स, और साथ के साथ मगधा के पास वाली जगह यानी बिहार के जिस पास वाली की जगह झारखंड, वहां पे क्या लोकेटेड थी, आयरन माइंस थी। आयरन की जो खाने होती है, खदानें होती है, वो लोकेटेड थी, जिसकी वजह से और इजी हो गया टूल्स बनाना और वेपन्स बनाना, मतलब हथियार बना पाएंगे और एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बना पाएंगे। ठीक है, तो मगध समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट था, अभी आगे भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहला कारण मगध के इंपॉर्टेंट होने का, एग्रीकल्चर वॉज वेरी प्रोडक्टिव है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था एग्रीकल्चर। बिसाइड्स, उसके अलावा आयरन माइंस थी झारखंड में लोकेटेड, जिसकी वजह से लोग वेपन्स एंड टूल्स भी इजिली बना पाया करते थे। ओके, साथ के साथ एलिफेंट्स एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी। एलिफेंट्स जो कि आर्मी का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं, वो भी यहाँ पे जंगलों में आसानी से मिल जाते थे। तीसरी चीज, जंगलों में आसानी से क्या मिल जाता था, एलिफेंट। ऑल्सो जो गंगा रिवर थी, फोर्थ, गंगा जो रिवर थी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, इससे चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इनको मिल जाता था, मतलब रास्ते कनेक्ट हो रखे होते थे आसपास की जगहों से, तो एक्सेसिबल हो जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाना। हाउएवर, अर्ली बुद्धिस्ट और जैन जो राइटर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, हु रोट अबाउट मगधा एट्रीब्यूटेड इट्स पावर टू द पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स ruthlessly ambitious of whom बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा। तो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट कहते हैं कि ये सब जो आप देख रहे हैं ना, कि मगधा एक इतना इंपॉर्टेंट और इतनी पावरफुल महाजनपदा हुआ करता था, इसके पीछे भी एक कारण है। यहाँ के 3 ऐसे राजा जिनको आपको याद रखना ही रखना है। आप कैसे याद रखोगे इनको, DAM, बा, ठीक है, ऐसे याद रखें। तो ये जो बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदा थे ना, ये 3 ऐसे किंग थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे जो रूल करते थे मगधा एम्पायर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इनका जो रूल था वो इतना ज्यादा बढ़िया था, एंड देयर मिनिस्टर्स हु हेल्ड इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज, जिसकी वजह से इनकी बढ़िया बढ़िया पॉलिसीज यहाँ इम्प्लीमेंट हो पाई। इनिशियली स्टार्टिंग के टाइम में राजगहा, पहले मगध की जो कैपिटल की अगर हम बात करें, हर महाजनपदा की एक कैपिटल हुआ करती थी, अभी मैंने बताया। तो मगध की जो कैपिटल थी वो थी स्टार्टिंग के डेज में इनिशियली राजगहा। राजगहा प्राकृत नेम है ये फॉर द प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार। बिहार में आज प्रेजेंट में जगह है राजगीर, उसको पहले राजगहा बोला जाता था प्राकृत लैंग्वेज के अंदर। तो वो इसकी स्टार्टिंग की कैपिटल हुआ करती थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में हजारों बार पूछा गया है, तो जरूर याद रखना। इसके बाद में हमें क्या देखने को मिला कि जो कैपिटल थी वो क्या बन गई, वो जो नेक्स्ट कैपिटल जो बनी इनकी, वो कौन सी बन गई, पाटलिपुत्रा। ठीक है, पहले राजगाहा थी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैपिटल बनी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्रा। ओके, ठीक है, गुड। इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मीन्स हाउस ऑफ द किंग्स। तो राजगाह का मतलब क्या है, गहा वर्ड समझना, गहा का वर्ड है गृह यानी घर, हाउस। राज मतलब राजा, तो राजा का घर, हाउस ऑफ द किंग, इसलिए राजगाह को कैपिटल इनिशियली स्टार्टिंग में बनाया गया था। राजगाह पूरी फोर्टिफाइड थी, मैंने आपको बताया जितने भी महाजनपदास थे वो ज्यादातर फोर्टिफाइड ही थे, किले बंद थे। ठीक है, और उनके अंदर सेटलमेंट्स हुआ करती थी। लोकेटेड अमंग्स हिल्स। लेटर इन द 4th सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC के दौरान जो कैपिटल थी लास्ट के समय में इन्होंने शिफ्ट कर दी, कहाँ कर दी, अभी बताया, पाटलिपुत्रा, जो कि प्रेजेंट डे पटना में है, वहां पे शिफ्ट कर दी। कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा रिवर, और गंगा रिवर के जरिए ही अभी भी इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क चलता था। एंड अर्ली एम्पायर। तो मगध के बारे में, मगध क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैंने आपको भर भर के पॉइंट्स दे दिया। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो भी आप पॉइंट्स लिख कर आओगे, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाली है। आराम से नोट्स बनाओ, इसमें से नोट्स आराम से प्रोवाइड भी कर दूंगी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर वहां से डाउनलोड करो, पढ़ो आराम से। ठीक है, और कॉमेंट जरूर करना लास्ट में कि चैप्टर कैसा लगा। ओके, एन अर्ली एम्पायर। द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो ये जो मगध था ना, वो इतना ज्यादा ग्रो क्यों हुआ, ये भी
हमें पता लगाना पड़ेगा। और कैसे, अभी हम पता लगाएंगे इन द इमेजेस ऑफ कि मौर्यन एम्पायर जब यहाँ पे इमर्ज करता है तब से। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक राजा हुआ करते थे, हु फाउंडेड दिस एम्पायर, जिन्होंने इस एम्पायर को 321 BC में, बहुत ईजी है याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य नाम याद रखो, और उन्होंने कब 3 से लेके 1 तक डिवोर्स का उपयोग 321 BC में इन्होंने फाउंड किया था। एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया था ना मगध एम्पायर को, कि जो एरिया था वो एक्सपैंड कर दिया ले जाके अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, मतलब इतना लंबा रूल कर दिया इंडिया से, ठीक है। एंड हिज ग्रैंडसन, और इनके जो पोते आते हैं ग्रैंडसन अशोका, वो तो जाने ही जाते हैं बेटा एक्सपेंशन के लिए। अशोका आर्गुएबली द मोस्ट फेमस रूलर, ये भी एक बहुत ही फेमस रूलर थे अर्ली इंडिया के, जिन्होंने कलिंगा वॉर लड़ी थी और उसके बाद फिर वॉर्स ही लड़नी बंद कर दी थी। आपको याद होगा, आपने छोटे में भी क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं भी याद है तो अभी जान लो। कलिंगा जो वॉर थी, इसके बाद ही अशोका ने इतना वॉयलेंस देखा इस टाइम पीरियड में कि ही डिसाइडेड टू गिव अप। उन्होंने डिसाइड किया कि अब तो वो बिल्कुल भी बैटल्स नहीं लड़ने वाले, ठीक है। कलिंगा कहाँ है, प्रेजेंट डे जो कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, वो कलिंगा था, ठीक है। तो वहां तक इन्होंने एक्सपैंड कर लिया था। फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास, जब हम मौर्यास के बारे में पता लगाते हैं तो हमें पता कहाँ से चलता है। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, हिस्टोरियंस अलग अलग सोर्सेज यूज करते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, हमें बताने के लिए कि मौर्यन एम्पायर कैसे बना। दीज इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स होते हैं, स्पेशली जो स्कल्पचर होते हैं, उनके बारे में हमें पता चल पाता है, उससे हम पता लगा पाते हैं इन मौर्यास के बारे में। ऑल्सो वैल्यूएबल आर कंटेम्प्रेरी वर्क्स, जो इनके कंटेम्प्रेरी वर्क्स थे उनसे पता लगा पाते हैं, सच एज द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, ठीक है। तो उस कंटेम्प्रेरी वर्ड का मतलब होता है जो उस समय के दौरान जो वर्क्स लिखे गए, जो किताबें लिखी गई या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे गए वो, ठीक है। तो सच एज द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे बेटा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे और यहाँ पे आकर रह रहे थे, विच सर्वाइव्स इन फ्रेगमेंट्स। तो इन्होंने ना अपनी एक बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने, इनकी बुक का नाम क्या है, क्या आपको याद रहेगा आपको, इंडिका। इनकी बुक का नाम था इंडिका। इस किताब के जरिए भी हमें काफी कुछ पता चलता है मॉरियंस के बारे में। तो कहाँ कहाँ से पता चल रहा है, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स और स्कल्पचर से पता चल रहा है। दूसरी चीज कंटेम्प्रेरी वर्क्स, जैसे कि मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, ही केम, और कहाँ पे रहे वो, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहे, उन्होंने एक किताब लिखी इंडिका, जिससे हमें काफी कुछ इनके बारे में पता चलता है। अभी हमने 2 सोर्स डिस्कस करे, अब नेक्स्ट देखते हैं। अनदर सोर्स कौन सा था, दैट, एक मिनट, अनदर सोर्स दैट इट ऑफन यूज इज द अर्थशास्त्र। तीसरा सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों ही एक ही नाम है। मैं बोल रही हूँ तो फिर से सुनना, कौटिल्य बोल लो आप, चाणक्य बोल लो, या फिर आप इनको बोल लो विष्णु गुप्त, ठीक है। तो ये तीनों नाम एक ही इंसान के लिए बोले जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी बेटा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किताब, जैसे नाम से तो पता चलता है कि ये जो किताब होगी अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी, बट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं थी, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी और वो भी उसी टाइम पीरियड में लिखी गई, और ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके मंत्री हुआ करते थे, उनको दिमाग देने वाले यही हुआ करते थे, ठीक है। तो तीसरा सोर्स ये है। फोर्थ, बिसाइड्स द मौर्यास आर मेंशन्ड इन, इसके अलावा हमें जो बुद्धिस्ट, जैन और पुराणिक लिटरेचर है उससे भी हमें संस्कृत इवन लिटरेरी जो वर्क्स हैं उससे भी हमें इन मौर्यास के बारे में पता चल पाता है। तो 4 सोर्सेज देखिए, चारों समझ में आए अच्छी तरीके से, ठीक है। वाइल दीज आर यूजफुल, अब इसके अलावा आगे भी देखते हैं। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे 272 या फिर 268 से लेके 231 BC तक, जो रॉक्स और पिलर्स पे लिखे गए, आर ऑफन रिगार्डेड एज अमंग्स द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेस, ठीक है। तो पांचवा क्या है कि कौन सा सोर्स, जो अशोका के द्वारा इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए, सो अशोका के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए, पिलर पे जो लिखवाया गया और अलग अलग जगह पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए। Ashoka was the first ruler who inscribed his message to his subjects and officials on stone surface, natural rocks as well as polished pillars. तो अशोका सबसे पहला, कोई भी पूछेगा ना तो याद रखना, अशोका सबसे पहला ऐसा रूलर था जो जो अपने मैसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए कैसे पहुंचाया करता था, उनको पत्थरों पे, स्टोन पे लिखवाया करता था, और जो पॉलिश्ड पिलर्स होते थे उन पे लिखवाया करता था, ताकि जनता तक वो मैसेज जो है वो पहुंच जाए। आया समझ अशोका की जो मैसेज है या फिर जो इंस्क्रिप्शंस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है।
ही यूज द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम बट ही अंडरस्टूड टू बी धम्म। अब अशोका जो था ना बेटा, उसने अपने जीवन के लास्ट के दिनों में, लास्ट के समय में, जब कलिंगा वॉर लड़ी एंड आफ्टर दैट जब उनको समझ में आया कि ये सब बहुत ज्यादा वॉयलेंस उन्होंने करी है और सही नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बौद्ध धर्म को, बुद्धिस्ट बन जाएंगे और बौद्ध धर्म को जो है वो अपना लेंगे। तो उन्होंने धम्मा का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। धम्मा क्या है, रूल्स जो बेसिकली होते हैं बुद्धिज्म में, उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। और इससे भी हमें काफी कुछ पता चलता है। दिस इंक्लूडेड, इसके अंदर क्या क्या बातें कही गई थी धम्मा के अंदर। सबसे पहला बोला गया था कि एल्डर्स के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यानी बोला गया कि जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणास, यानी काइंडनेस होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए ब्राह्मण्स के प्रति। एंड दोज हु रेनाउंस द वर्ल्डली लाइफ, और उनके प्रति भी जिन लोगों ने इस दीन दुनिया को त्याग दिया, मतलब जो साधु संत होते हैं वो। ट्रीटिंग स्लेव्स, तीसरी बात क्या कही इन्होंने, जो गुलाम होते हैं, स्लेव्स होते हैं, उनको, या फिर जो हमारे नौकर होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनको काइंडली, दया भाव से ट्रीट करना। एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ओन, मतलब जिस रिलीजन में हम बिलीव रखते हैं, जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, उसके अलावा भी बाकी के जो रिलीजन है उनकी भी इक्वली रिस्पेक्ट करना। तो धम्मा के अंदर ये 4 थिंग्स जो थी वो मेंशन थी, याद रहेगी आपको, जिसका जो अशोका थे वो प्रचार किया करते थे। एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट, ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स जो है उनके प्रति जेनरोसिटी, स्लेव्स और जितने भी हमारे सर्वेंट्स हैं उनको काइंडली ट्रीट करना, प्यार से ट्रीट करना, ठीक है। और जो जितने भी रिलीजन है, हमारे रिलीजन के अलावा बाकी जितने भी रिलीजन है, उन सबको भी इक्वली रिस्पेक्ट देना, जैसे हम अपने रिलीजन को देते हैं। ओके, चलो अब समझ में आ गया होगा कि क्या क्या सोर्सेस हैं। तो बहुत सारे सोर्सेस हमने डिस्कस कर लिए, सारे पॉइंट्स आप लिख कर आ सकते हो बिना फिक्र किए, ठीक है। Administering the empire, there were 5 major political centers in the empire. इस empire के अंदर 5 major political रीजन्स थे, या 5 मेजर जो पॉलिटिकल सेंटर्स थे वो इस एम्पायर के थे। कौन कौन से? सबसे पहला तो कैपिटल पाटलिपुत्रा, ठीक है। उसके बाद एक और प्रोविंशियल सेंटर था तक्षशिला, उज्जैनी और तोसली एंड स्वर्णगिरी, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे वो कौन कौन से थे? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी, ये 4, ठीक है। तो ये 5 मेजर याद रहेंगे। पहला तो कैपिटल ही है, बाकी तक्षशिला, उज्जैनी और तोसली, ठीक है, एंड स्वर्णगिरी, ठीक है। ये 5 याद रखना। ऑल मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन, ये सारी के सारे जितने भी हैं अशोका के इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में मेंशन किया गया। इफ वी एग्जामिन द कंटेंट, अगर हम इसके कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस, वी फाइंड वर्चुअली द सेम मैसेज एनग्रेव्ड एवरीवेयर, तो हमें सब जगह पे सेम ही मैसेज देखने को मिलता है। फ्रॉम द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, चाहे उधर से देख ले हम, चाहे हम आंध्र प्रदेश की तरफ देखें, उड़ीसा की तरफ देखें या उत्तराखंड की तरफ देखें, सब जगह लगभग सेम मैसेज ही देखने को मिलता है। कुड दिस वास्ट एम्पायर हैव हैड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि सब जगह सेम मैसेज देखने को अगर हमें मिल रहा है इतनी बड़े एरिया के गैप में, तो क्या यहाँ पे बेटा तक्षशिला कहाँ? एकदम ऊपर वाले एरिया में। उज्जैनी कहाँ? एमपी में। इतना इस लॉन्गेस्ट ट्रेड रूट था तक्षशिला और उज्जैनी, याद रहेगा। लॉन्गेस्ट, मैं यहाँ लिख देती हूँ अगर आपको याद ना रहेगा, लॉन्गेस्ट ट्रेड रूट था यहाँ पे तक्षशिला और उज्जैनी के बीच में। एंड स्वर्णगिरी जो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे ये गोल्ड माइंस लोकेटेड थी यहाँ पे, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट सेंटर थे। तो तक्षशिला और उज्जैनी जो लॉन्गेस्ट ट्रेड रूट है, इवन ये चारों जगहें हैं, इनके बीच में सेम मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतने बड़े एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान रूल करता हो? क्या पॉसिबल था ये? बताओ। हिस्टोरियंस हैव इंक्रीजिंगली कम टू रियलाइज दैट इट इज अनलाइकली, हिस्टोरियंस जब पढ़ते हैं, पता लगाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं, इतने बड़े एरिया पे एक इंसान रूल करे, ये तो बड़ा मुश्किल है। द रीजन्स इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर वर टू डाइवर्स, क्योंकि जो रीजन्स थे यहाँ पे लोकेटेड वो बहुत ही डाइवर्स थे, बहुत डिफरेंस था उनमें। इमेजिन द कंट्रास्ट बिटवीन द हिली टेरेन ऑफ अफगानिस्तान, सोचो कहाँ अफगानिस्तान और कहाँ कोस्टल एरिया उड़ीसा का, दोनों जगह में कितना डिफरेंस है ना। इवन कल्चर में भी डिफरेंस हो जाएगा, बट फिर भी कैसे ऐसा पॉसिबल है कि एक ही रूलर रूल करे? नहीं पॉसिबल है। It is likely that administrative control was strongest in the areas around the capital and provincial centers. एक बात हो सकती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ब्यूरोक्रेट्स थे इनके पास, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था वो बड़ा ही स्ट्रांग था, बड़ा ही अच्छा था, जिसकी वजह से प्रोविंशियल सेंटर्स और उसके आसपास की जगह में या कैपिटल्स में सब जगह हमें सेम सी चीजें देखने को मिली, ठीक है। These centers were carefully chosen, बड़े ध्यान से इन सेंटर्स को चूज किया गया था।
मैंने अभी आपको बताया कि तक्षशिला और उज्जैनी बीइंग सिचुएटेड ऑन द इम्पोर्टेंट डिस्टेंस ट्रेड रूट्स, बिल्कुल एक कहाँ ऊपर और एक कहाँ नीचे, तो ये लॉन्गेस्ट ट्रेड रूट हुआ करते थे, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेड रूट्स थे। वाइल स्वर्णगिरी नाम से ही पता चल रहा है लिटरली गोल्डन माउंटेन, जहाँ पे पॉसिबली गोल्ड की माइंस लोकेटेड थी। कहाँ पे थी ये जगह? कर्नाटका में। कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवरीन रूट्स, मतलब जमीन के जरिए भी ट्रेड चलता था, बातचीत होती थी, ट्रैवल करते थे, और रिवरीन रूट्स मतलब जो रिवर से रूट्स बने हुए हैं, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क बना हुआ है, वहां से भी जो कम्युनिकेशन थी वो चलती थी। वॉज वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर, तो इस एम्पायर के एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा जरूरी था। जर्नीज फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस कुड हैव टेकन वीक्स इफ नॉट मंथ्स, तो अगर कोई इंसान जो है वो सेंटर से प्रोविंस की तरफ जा रहा है तो हो सकता है कि उसको हफ्ते लग जाए, हफ्ते भी नहीं शायद उसको महीने लग जाए वहां तक पहुंचने में। दिस meant arranging from provisions as well as protection for those who were in the move, तो ये भी जरूरी है कि अगर वो एक ही टेरिटरी के अंदर जगह में मतलब घूम रहा है, जो कहीं ना कहीं एक ही लैंड मास का पार्ट है, तो उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी एक बड़ा पॉइंट हुआ करता होगा। इट इज ऑब्वियस दैट द आर्मी वॉज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर इंश्योरिंग द प्लेट है, तो ये तो पक्की बात है कि आर्मी जरूर रहती होगी इन लोगों के लिए जो लोग मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। मान लो तक्षशिला से उज्जैनी कोई ट्रेड कर रहा है, कितनी दूरी जगह है, मतलब कितनी ज्यादा दूर लोकेट है, ठीक है, तो वहां पे ट्रेड हो रहा है अगर इतनी दूर पे, तो उसकी उस इंसान की सेफ्टी का भी तो कुछ होना चाहिए ना, उस इंसान का जो सामान जा रहा है उसकी सेफ्टी का भी तो कुछ होना चाहिए। तो पॉसिबली सबसे बड़ी यही चीज यहाँ पे रही होगी कि इनकी आर्मी भी बड़ी अच्छी रही होगी, बहुत अच्छे से कंट्रोल करते होंगे, ठीक है। मैं अभी आकर आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जरा मैप में देखो, एक करिए तक्षशिला एंड उज्जैनी को। हम्म, देखो बेटा तक्षशिला कहाँ है, ये देख रहे हो तक्षशिला, पेन का कलर चेंज करती हूँ को मैं, ठीक है, ये देखो, ये रही तक्षशिला। उज्जैनी कहाँ है? ये रही उज्जैनी, लॉन्गेस्ट ट्रेड रूट, ठीक है। इनके बीच में अगर आदमी कोई सामान लेकर जा रहा है, इतना पुराना समय है, ना कोई मोबाइल फोन एग्जिस्ट करते हैं ना कुछ, तो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए कौन अच्छा सा रोल प्ले कर रहा था उस टाइम पीरियड में? आर्मी। ये ना होती तो कैसे चलता भाई, ठीक है। तो कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो बहुत ही अच्छा था, इतना तो हमें समझ में आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, ओके। तो मेगास्थनीज मेंशंस अ कमिटी, तो मेगास्थनीज जो है, जो जिसने इंडिका बुक लिखी थी, वो क्या मेंशन करता है यहाँ के बारे में? वो बताता है कि यहाँ पे कमेटी हुआ करती थी विद 6 सब कमिटीज। सो एक कमेटी थी जिसके अंदर 6 और कमेटी प्रेजेंट थी, 6 सब कमिटीज और प्रेजेंट थी इस कमेटी के अंदर, ठीक है। तो ऑफ दीज वन लुक्ड आफ्टर द नेवी, तो ये सारी कौन सी थी? मिलिट्री की एक्टिविटीज पे ध्यान रखती थी, जिनमें से एक जो थी वो नेवी से रिलेटेड थी, याद रहेगा। सेकंड जो थी वो किसको मैनेज करती थी? ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस को। थर्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? जो पैदल सोल्जर्स होते हैं उनके लिए। और फोर्थ जो थी वो फोर्सेस के लिए। और फिफ्थ जो थी वो चैरियट्स यानी रथ जो होते हैं उनके लिए। और सिक्स कमेटी जो थी वो एलिफेंट्स के लिए थी। ये सारी की सारी 6 कमिटीज मिलिट्री से रिलेटेड ही थी, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिट्री भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। दीज एक्टिविटीज ऑफ द सेकेंड सब कमिटी वर रेदर वेरी अरेंजिंग फॉर बुलॉक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट। तो अभी ये जो हमने सेकेंड वाली कमेटी देखी ना, ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन वाली, तो इसमें अलग अलग चीजें थी। कैसे? कि बुलॉक कार्ट्स को अरेंज करना, जैसे सामान जो है वो जा सके एक जगह से दूसरी जगह। प्रोक्यूरिंग फूड फॉर सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं जितने भी बाकी उसमें, उनके लिए खाना पहुंचाना। और फॉर्डर फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए चारा पहुंचाना। एंड रिक्रूटिंग सर्वेंट्स, जो सर्वेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं, इन सबको रिक्रूट करना ताकि वो सोल्जर्स का ध्यान रख पाए, ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मॉडर्न एम्पायर। अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपेगेटिंग धम्मा। धम्मा के प्रिंसिपल्स का भी यूज करके अशोका ने बहुत कोशिश करी कि वो अपने पूरे एम्पायर को एक जगह होल्ड करके रखे, एक जगह टुगेदर लेकर आए, साथ में लेकर आए। द प्रिंसिपल्स ऑफ विच एज वी हैव सी वर सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ऐसी बातें कही गई थी, ये जो 4 बातें हमने देखी धम्मा के अंदर, अब आपको याद होगा, अब आप मुझे कमेंट करके बताना। ऐसी 4 बातें कही गई धम्मा के अंदर जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल थी, हर कोई मान सकता था इन बातों को, इसमें ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज थी ही नहीं। दिस अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग वुड ये सारी चीजें क्या इंश्योर करनी? द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, कि अगर वो इन धम्मा के जो रूल्स हैं या जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो इस दुनिया के अंदर भी और नेक्स्ट वर्ल्ड के अंदर भी उनको
क्या होगा, उनको जो उनकी वेलबींग है उसका ध्यान रखा जाएगा। स्पेशल ऑफिसर्स भी थे जो कि अपॉइंट किए गए थे इन धम्मा के प्रिंसिपल्स को स्प्रेड करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये सारी बातें जितनी भी धम्मा से रिलेटेड है ये सब जगह स्प्रेड हो। ठीक है, तो इनकी पोस्ट को क्या बोला जाता था, धम्म महामात्य। धम्म महामात्य स्पेशल ऑफिसर्स होते थे जो अपॉइंट किए जाते थे धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। याद रहेगा, एमसीक्यूज में पूछ लूंगी तो। हाँ, सोर्स वन, व्हाट द किंग्स ऑफिशियल डिड। अब हम पहुंचे हैं सोर्स वन पे। सोर्सेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रखें इन बातों का जो भी यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो सोर्सेज भी बड़े ही जरूरी हैं यहाँ पे। ओके, व्हाट द किंग्स ऑफिशियल डिड, ये जो किंग के ऑफिशियल थे ये करते क्या थे भाई। हियर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द अकाउंट मेगास्ट्रीज, ये जो मेगास्ट्रीज का अकाउंट है इससे एक एक्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। ऑफ द ग्रेट ऑफिसर्स ऑफ स्टेट सम सुपरिंटेंडेंट द रिवर्स मेजर्स द लैंड एज इन डन इन इजिप्ट, जैसे कि इजिप्ट में किया जाता है उस तरीके से ये लोग क्या करते थे, मेजर करते थे। एंड इंस्पेक्ट द स्लाइस ऑफ of slices of sorry by which water is let out from the main canals into their branches, कि कैसे पानी जो है वहां तक पहुंच रहा है, so that everyone may have an equal supply of it, तक हर किसी तक equally पानी पहुंच पाए। The same person have charged also the huntsmen and are entrusted with the power of rewarding or punishing them accordingly to their deserts। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि भाई वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की, तो फिर उसको पनिशमेंट भी मिलती थी। दे कलेक्ट द टैक्सेस, ये टैक्स कलेक्ट करते थे एंड सुपरिंटेंड द ऑक्यूपेशंस कनेक्टेड विद द लैंड एज दोज ऑफ द वुड कटर्स, द कारपेंटर्स, द ब्लैकस्मिथ्स एंड द माइनर्स। तो ये सारी तरीके की जो ऑक्यूपेशंस थी वो भी वहां पे एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो किंग के जो ऑफिशियल्स थे वो क्या क्या काम करते थे हमने मेगास्नीज के अकाउंट में अभी देखा। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर, ये जो एम्पायर था वो कितना इंपॉर्टेंट था। When historians begin reconstructing early Indian history, जब early Indian history के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं historians, in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as major land। उस टाइम पीरियड में मौर्यन एम्पायर की जो एमर्जेंस थी ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क की तरह देखी गई, बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट की तरह देखी गई। इंडिया वॉज देन अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, उस टाइम पीरियड में हम कॉलोनियल रूल के अंदर हुआ करते थे, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट हुआ करते थे। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में इंडिया के हिस्टोरियंस ने found the possibility that there was an empire in early India, both challenging and exciting। तो 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड और अर्ली 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड, ये टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड था जब तक ये तो समझ में आ चुका था कि इंडिया में एक बड़ा ही एक्साइटिंग और एक वास्ट एम्पायर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, इन ब्रिटिशर्स के आने से भी पहले। ऑल्सो सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हमें मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या है कि जो जितनी भी पुराने समय की जितनी भी चीजें हैं जो मिल रही है वो एसोसिएटेड विद द मौर्यास, जो भी मौर्यास से रिलेटेड थी, इंक्लूडिंग स्टोन्स हो चाहे वो स्कल्पचर हो, इनको एक बड़ा ही ग्रेट एग्जाम्पल माना गया, एक टिपिकल आर्ट टाइप का जो इन एम्पायर में एग्जिस्ट करती थी। मेनी ऑफ दीज हिस्टोरियंस, इनमें से काफी सारे हिस्टोरियंस जो थे यहाँ पे क्या करते हैं, फाउंड द मैसेज ऑन अशोकन इंस्क्रिप्शन वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मोस्ट ऑफ द रूलर्स, सजेस्टिंग दैट अशोका वाज मोर पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस एज ऑल्सो मोर हम्बल देन लेटर रूलर्स हु अडॉप्टेड ग्रैंडियोस टाइटल्स। तो ये तो पता चलता है हमें जब हिस्टोरियंस पढ़ते हैं अशोका के बारे में, तो उनको एक बात तो समझ में आती है कि भाई ये जो इंसान था ना अशोका, ये बड़ा ही मतलब अलग था, बाकी रूलर से बहुत अलग था। क्यों? क्योंकि ये अपनी बातों को भी बड़े अच्छी तरीके से रख रहा है, जनता के सामने अपनी बातों को भी पहुंचाना चाहता है बड़े ही अच्छे तरीके से। इतना पावरफुल भी है कि इतने लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स को आपस में कनेक्ट करके रख पा रहा है। ठीक है, जनता का ध्यान रख पा रहा है, इन सारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। तो था तो ये बड़ा ही अलग इंसान। ये इसके बाद जितने भी रूलर्स आए उनसे भी बड़ा अलग था ये, जिन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स अपनाए, और इनसे इससे पहले भी जो रूलर्स आए उनसे भी बड़ा ही अलग था। So it is not surprising that nationalist leaders in the 20th century regarded him as an inspiring figure। इसीलिए आज के टाइम पीरियड में भी अशोका का सिंबल हम देखते हैं। ठीक है, इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट। और इवन जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे जो एक लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी के लिए 20th सेंचुरी के दौरान, उन लोगों ने भी अशोका के टाइटल, अशोका के जितने भी नाम थे उनका प्रचार किया, और अशोका का जो जो आइडियाज थे उनसे उन्होंने इंस्पिरेशन ली। ठीक है, येट हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द मॉडर्न एम्पायर, फिर भी क्या, कितना, कैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया जो मॉडर्न एम्पायर था, देखते हैं जरा।
इट लास्टेड फॉर, ज्यादा लंबा नहीं टिक पाया बेटा, ये देखो था तो बहुत ज्यादा बहुत पावरफुल, बट फिर भी सिर्फ कितने साल चला, 150 ईयर्स, विच इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द वास्ट स्पैन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब इतनी बड़ी हिस्ट्री के टाइम पीरियड में कोई इतना बड़ा भी टाइम नहीं भाई, सिर्फ 150 सालों तक भी टिका। द एम्पायर डिड नॉट इनकम्पास द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, हालांकि पूरे सब कॉन्टिनेंट पे तो नहीं फैला हुआ था ये। एंड इवन विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर कंट्रोल वॉज नॉट यूनिफॉर्म, जहाँ तक पहला भी हुआ था हर जगह पर भी कंट्रोल सेम नहीं था। बाय द सेकेंड सेंचुरी बीसी तक आते आते नए नए चीफडम्स एंड किंगडम्स एमर्ज होने लग गए थे सेपरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। मतलब नए नए चीफडम्स क्या होते हैं, ध्यान सुन। जैसे किंग जहाँ पे रूल करता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, किंगडम, राइट, ठीक है। तो जहाँ पे चीफ जो है वो रूल करता है, चीफ यूजुअली राजा के अंदर हुआ करते थे, बट ये जब ज्यादा पावर अपने पास में ले लिया करते थे तो ये अपने ही रूल को स्टैब्लिश कर लेते थे। और जैसे राजा का किंगडम होता है वैसे ये लोग चीफ डम्स अपने अपने बनाते थे। ओके, चलो देखो जरा अशोका के इंस्क्रिप्शंस का ये जो मैप हमें देखने को मिल रहा है, तो मेजर जो रॉक एडिक्स हैं, वो जो ये रेड वाले हैं ना, ये सारे रॉक वाली चीजें हैं, जहां जहां पे मिली, जहां पे रॉक वाले एडिक्स मिले हैं वो, ठीक है। फिर माइनर जो रॉक एडिक्स हैं, जो छोटे छोटे रॉक एडिक्स हैं, वो पर्पल वाले हैं। फिर जो गोल गोल देख रहे हो आप, ये पिलर इंस्क्रिप्शन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग जगह पे मिले, ठीक है। ओके, सेकेंड सोर्स की बात करें, कैप्चरिंग एलिफेंट्स फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए एलिफेंट्स को कैप्चर करना। द अर्थशास्त्र लेज डाउन minute detail of administrative and military organization. This is what it says about how to capture elephants. तो ये जो अर्थशास्त्र है वो बताता है, छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखता है एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, और बताता है कि एलिफेंट्स को कैसे ये लोग कैप्चर करते थे। गार्ड्स ऑफ द एलिफेंट फॉरेस्ट असिस्टेड बाय दोज हु रेयर एलिफेंट्स, तो इनके साथ वो हमेशा वो लोग रहा करते थे जो एलिफेंट्स को रेयर करते हैं, ठीक है। Those who enchain the legs of elephants, those who guard the boundaries, जो इनकी बाउंड्रीज का ध्यान रखते हैं, those who live in forest, जो जंगल में रहते हैं, as well as by those who nurse elephants, मतलब जो elephants का ध्यान रखते हैं, shall with the help of 5 or 7 female elephants भी इनके साथ रहती थी, to help in gathering wild ones, tracing the whereabouts of herds of elephants by following the course of urine and dung left by the elephant. पता कैसे लगाया जाता था भाई, पो जाते थे तो इनकी यूरिन और जो डंग था उसके जरिए पता लगाते थे कि कहाँ खो गए। अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेज, जो ग्रीक सोर्सेज थे उससे हमें पता चलता है कि मौर्यन रूलर जो थे उनकी एक बहुत ही बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। इवन 6 लाख फुट सोल्जर्स थे इनके पास, 6 लाख फुट सोल्जर थे, 30,000 की कैवलरी थी और 9,000 एलिफेंट्स प्रेजेंट थे। Some historians consider these accounts to be exaggerated, but कुछ historians का ऐसा मानना है कि ये जो accounts बताए गए हैं शायद काफी बढ़ा चढ़ा के बताए गए हैं, exaggerate किए गए। ओके, न्यू notions of kingship 4.1 chiefs and kings in the south। अब साउथ के बारे में देखते हैं जरा। The new kingdoms that emerged in the Deccan and further south, including the chiefdoms of the Cholas, Cheras and Pandyas in the Tamilkam, the name of ancient Tamil country, which included parts of present-day Andhra Pradesh, Kerala, addition to Tamil Nadu, ठीक है। तो यहाँ पे नए नए किंगडम्स एमर्ज हो रहे थे डेक्कन एरिया में और फर्दर साउथ वाले एरिया में, इंक्लूडिंग चीफडम्स भी थे। चीफडम्स मैंने बताया कौन कौन से, तो चीफडम्स कौन कौन से थे, चोलास, चेरास और पांड्यास, ठीक है। ये तमिलकम एरिया में थे। तमिलकम यानी एक तमिल कंट्री जिसको बोल सकते हो, जो एंशिएंट टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु के मिक्सचर से। Proved to be stable and prosperous, ऐसा माना जाता है कि लोग बड़े ही पैसे वाले थे, प्रॉस्परस थे, स्टेबल भी थी। We know about these states from a variety of sources, इनके बारे में भी हमें काफी सारे अलग अलग सोर्सेज के जरिए पता लग पाता है। फॉर इंस्टेंस द अर्ली तमिल संगम जो टेक्स्ट थे contains poems describing chiefs and the ways in which they acquired and distributed sources, कि कैसे कैसे जो तमिल संगम जो लिटरेचर है, जो टेक्स्ट है, उसके जरिए जब हम पढ़ते हैं तो पता लग पाता है कि कैसे इनके पास रिसोर्सेज आते थे, कहाँ से पैसा आता था, कैसे यहाँ पे ये लोग अपनी लाइफ जीते थे। मेनी चीफ्स एंड किंग्स, बहुत सारे जो राजा हुआ करते थे या किंग्स जो मतलब चीफ्स हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे, इंक्लूडिंग द सातवाहनास, इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सातवाहनास, हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे रूल किया करते थे सेकेंड सेंचुरी बीसीई से लेके सेकेंड सेंचुरी एरा के दौरान। एंड द शाकास, जो कि सेंट्रल एशिया के ओरिजिन से माने जाते हैं, जिन्होंने अपने किंगडम को एस्टैब्लिश किया नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में। दे राइड रेवेन्यूज, इनके पास जो रेवेन्यू था, जो पैसा था बेटा, वो कहाँ से आता था, इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के जरिए आता था, ठीक है।
देयर सोशल ओरिजिन्स, इनके जो सोशल ओरिजिन्स थे वर ऑफन ऑब्सक्योर, बट एज वी विल सी इन द केस ऑफ सातवाहनास, वंस दे एक्वायर्ड पावर दे अटेम्प्टेड टू क्लेम सोशल स्टेटस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो मतलब ये तो नहीं पता चलता कि इनका सोशल ओरिजिन क्या थी, कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से नहीं। पर जब हम सातवाहनास के बारे में पढ़ते हैं ना, तो एक चीज देखने को मिलती है कि एक बार इन्होंने पावर हासिल कर ली ना, तो उसके बाद ये वैरायटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीकों का यूज करते थे अपने सोशल स्टेटस को ऊपर दिखाने का। ठीक है, चलो देखते हैं जरा चीफ्स एंड चीफडम्स के बारे में पता लगाते हैं क्या है। चीफ इज अ पावरफुल मैन, एक चीफ जो होता है एक बहुत पावरफुल आदमी होता है, हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडिटरी, मतलब इसकी पोजीशन हेरिडिटरी हो भी सकती है और नहीं। हेरिडिटरी क्या है, जैसे किंग है, किंग रूल करा है, किंग मर गया तो फिर उसके बाद क्या आएगा, उसका बेटा आएगा, प्रिंस जो है वो राजा बच जाएगा, फिर अगर ये भी मर गया तो फिर उसके बाद वाला आएगा। तो चीफ्स में कई बार ऐसा होता था कि इसके मरने के बाद उसका बेटा रूल करे, और कई बार ऐसा होता था कि ना भी करे। ठीक है, ही डिराइव सपोर्ट फ्रॉम हिज किनफुल, इसके पास जो इसका सपोर्ट था ना वो इसके रिश्तेदारों से आता था। हिज फंक्शंस में इंक्लूड परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स, इनके पास कुछ कुछ इनके फंक्शंस थे जिसमें से अलग अलग टाइप के रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। लीडरशिप रखते थे ये अपनी वॉरफेयर में, लड़ाई वड़ाई में। एंड आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स, और जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको भी सुलझाया करते। ही रिसीव्स, इनके पास गिफ्ट भी आते थे, जो इनसे सबऑर्डिनेट्स थे, इनके जो नीचे हुआ करते थे वो लोग इनको गिफ्ट भी दिया करते थे। अनलाइक किंग्स हु यूजुअली कलेक्ट टैक्सेस, राजा जो थे वो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते थे अभी तक, बट ये जो चीफ्स थे ये गिफ्ट भी कलेक्ट करते थे। एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट्स दीज अमंग्स हिज सपोर्टर, और इन्हें जो गिफ्ट इनके पास आते थे ना, कि इनको अपने सपोर्टर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे। जनरली देयर आर नो रेगुलर आर्मीज एंड ऑफिशियल्स इन द चीफडम्स। तो हमें क्या देखने को मिला जनरली, कि यहाँ पे ये जो चीफडम्स थे इनकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी बेटा। ठीक है, और ना ही कोई रेगुलर इनके पास ऑफिसर्स हुआ करते थे जैसे किंग के पास होते हैं किंगडम के अंदर। तो ये लोग पावरफुल थे, ज्यादा पावर आ गई तो थोड़ा बहुत अपने ही एरिया में अपनी दादागिरी चलाने लग गए, कुछ इस टाइप के लोग थे। ओके, divine kings. One means of claiming high status was to identify with a variety of deities. जो अलग अलग टाइप के भगवान हैं, देवता हैं, उनसे अपने आप को कनेक्ट करके दिखाना, ये भी एक तरीका हुआ करता था राजाओं का अपने आप को ऊपर दिखाने का। दिस स्ट्रैटेजी इज बेस्ट एग्जेम्प्लीफाइड बाय द कुशानास, जो कुशानास थे उनके द्वारा ये जो स्ट्रैटेजी थी वो अपनाई गई फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से लेके फर्स्ट सेंचुरी एरा के दौरान। हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम, जिन्होंने सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक रूल किया। देयर हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सुअल ट्रेडिशंस, जो भी टेक्सुअल ट्रेडिशंस थे और जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे उसके अंदर हमें इनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, और उससे ही हम इनके बारे में पता लगा पाते हैं। The notions of kingship they wish to project and perhaps best evidenced in their coins and sculpture. तो सबसे ज्यादा इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, कॉइन्स और स्कल्पचर्स के जरिए। कोलोसल स्टैचूज ऑफ कुशाना, कुशाना रूलर्स जो थे इनके जो स्टैचू हुआ करते थे हैव बीन फाउंड इन इंस्टॉल्ड इन अ श्राइन एट मठ, ये मठ जो जगह है मथुरा के पास में ही है उत्तर प्रदेश में, तो वहां पे इनके स्टैचूज भी मिले हैं। सिमिलर स्टैचूज ऐसे ही हमें मिले हैं फाउंड इन अ श्राइन इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी ऐसे स्टैचू मिले हैं। सम हिस्टोरियंस फील दिस इंडिकेट्स दैट द कुशानास कंसिडर देमसेल्व्स गॉड लाइक, तो इन्होंने जो अपने ऐसे विशाल स्टैचूज बनवा के थे ना बड़े बड़े, तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना ऐसा है कि कुशानास को बड़ा अच्छा लगता था कि वो अपने आप को गॉड से कनेक्ट करके दिखाए। ठीक है, मेनी कुशाना रूलर्स ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र, तो और ये बात साफ हो जाती है जब हम देखते हैं और पता लगाते हैं इनके बारे में कि इनमें से काफी सारे राजा ऐसे थे जो अपने आप को भगवान जैसा टाइटल देते थे। देवपुत्र मतलब भगवान का बेटा, ठीक है, और सन ऑफ गॉड, पॉसिबली इंस्पायर्ड फ्रॉम, शायद ये जो चीजें की इनके अंदर वो चाइनीज रूलर्स को देखकर आई। चाइनीज रूलर्स भी क्योंकि ऐसे ही किया करते थे, वो सन्स ऑफ हेवन बताते थे अपने आप को। ठीक है, तो गॉड लाइक स्ट्रक्चर बताते थे। बाय द 4th सेंचुरी देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर, तो इस गुप्ता एम्पायर के अंदर काफी सारे जो लार्जर स्टेट्स थे वो देखने को मिले। मेनी ऑफ दीज डिपेंडेड ऑन सामंतास, इनमें से बहुत सारे सामंतास पे डिपेंड होते थे। मेन हु मेंटेन देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड। सामंतास कौन है, वो लोग जिनके पास थोड़ा बहुत लैंड रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल है और वही उस एरिया को मैनेज करने की कोशिश करे। दे ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स, ये लोग क्या करते थे, कई बार रिस्पेक्ट भी करते थे रूलर्स को और कई बार उनको मिलिट्री सपोर्ट भी प्रोवाइड किया करते थे, और बदले में इनको क्या मिलता था, उस एरिया के ऊपर ही अपना होल्ड जमा के रखते थे। ठीक है, पावरफुल सामंतास जो थे ये कई बार राजा भी बन जाते हैं,
Conversely, weak rulers might find themselves being reduced to positions of subordination. और कई बार ये उनकी positions को, राजाओं की position को नीचे ले आते थे. Histories of the Gupta rulers have been reconstructed from Gupta rulers के बारे में कहाँ से? लिटरेचर से, कॉइन से, स्क्रिप्चर से, प्रशस्तीज से. प्रशस्तीज वर्ड का मतलब होता है वो चीजें जो किसी राजा की बड़ाई में लिखी गई है, प्रेज करते हुए, तारीफ में लिखी गई, प्रशस्ति, प्रशंसा में लिखी गई है. ठीक है. प्रेज इन किंग्स इन पर्टिकुलर एंड पेट्रोल्स इन जनरल बाय पोइट्स. ठीक है. तो इस तरीके से इनसे गुप्ता रूलर्स के बारे में हमें पता चलता है. While historians often attempt to draw factual information, जो historians हैं वो factual information पता लगाने की कोशिश करते हैं in composition से, those who compose and read them often treasured them as work of poetry rather than as accounts that were literary. क्योंकि भाई अगर प्रशस्ति लिखी जा रही है, किसी की प्रशंसा में कोई बात लिखी जा रही है, तो ऑफ कोर्स उसमें सारी बातें अच्छी ही लिखी होंगी. जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें जो लिखी गई है वो सच हो, क्योंकि राजा तो हमेशा अपने बारे में अच्छा ही लिखवाएगा. ठीक है. तो द प्रज्ञा प्रशस्ति, जो प्रज्ञा प्रशस्ति थी, जो प्रयाग प्रशस्ति थी, जो प्रयाग प्रशस्ति थी, जिसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं, इसको संस्कृत में कंपोज किया गया था बाई हरिसेन. याद रखना पोइट का नाम, कोड पोइट थे समुद्रगुप्त के कोड पोइट थे हरिसेन. हरिसेन ने यहाँ पे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे ही लिखा था प्रयाग प्रशस्ति में, द कोड पोइट ऑफ समुद्रगुप्त, आर्ग्युबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर्स. इनमें गुप्ता रूलर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल समुद्रगुप्त की हुआ करते के 4th सेंचुरी के दौरान. तो उन्होंने भी यहाँ पे इलाहाबाद पिलर पे अपने बारे में काफी कुछ लिख पाए. देखो जरा कुशाना किंग्स के कॉइन्स को, किंग कनिष्क जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ऑब्जर्व करो जरा, किंग कनिष्क का रिवर्स अडाइटी. तो अगर यहाँ पे किंग, जो कनिष्क का किंग है वो बने हुए हैं, और जब आप उसको पलट देते हो ना तो उसमें एक भगवान की फोटो है. ठीक है. तो अपने आप को गॉड लाइक दिखाने के लिए कि जो सिक्के हैं, जो कॉइन्स हैं, उनको भी इस तरीके से यूज करते थे. ठीक है. सोर्स 3. अब सोर्स 3 जो है और सोर्स 4 जो है, इसको हम पढ़ लेते हैं जल्दी से. सोर्स 3 क्या? द पांड्या चीज सेंगू टू विजिट्स द फॉरेस्ट. अब यहाँ पे एक स्टोरी टाइप की है, देखते जरा क्या है. दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द सिल्लापड़ीकरम. सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, क्योंकि ये तमिल लैंग्वेज में है तो मुझे नहीं आती है तमिल. ठीक है. व्हेन ही विजिटेड द फॉरेस्ट, जब ये फॉरेस्ट में विजिट करते हैं जाके, पीपल केम डाउन द माउंटेन, लोग पहाड़ों से नीचे उतर के आ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं. जस्ट एज द डिफीटेड शो रिस्पेक्ट द विक्टोरियस किंग. ऐसा लग रहा है कि ये किसी राजा को हरा के आ रहे हैं और जीत के आ रहे हैं. सो डिड दे ब्रिंग गिफ्ट्स आइवरी, तो ये अपने साथ बहुत प्रेशियस गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, आइवरी लेकर आ रहे हैं, फ्रेगनेंट जो वर्ड्स होती हैं, लपनियां जो होती हैं सुगंधित, वो लेकर आ रहे हैं, फैंस लेकर आ रहे हैं मेड ऑफ हेयर ऑफ डियर, जो डियर के बालों से बने हुए हैं, हनी लेकर आ रहे हैं, सैंडलवुड चंदन लेकर आ रहे हैं, रेड ऑक्ट्रे लेकर आ रहे हैं, और एंटीमनी लेकर आ रहे हैं, टर्मरिक लेकर आ रहे हैं, कार्डमम लेकर आ रहा है, पेपर लेकर आ रहे हैं. ये सारी चीजें इनके लिए लेकर आ रहे हैं. They brought coconuts, mangoes, medicinal plants, fruits, onions, sugarcane, flowers, areca nut, bananas, baby tigers, lions, elephant, monkeys, bear, deer, musk, deer, fox, peacocks, muscat, wild cocks, speaking parrots, etc. तो यहाँ पे पांड्या चीफ जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो विजिट करता है, जंगल में जाता है, और जंगल के लोग इसको किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं ये दिखाया गया है, क्या क्या नहीं लेकर आ रहे हैं इसके स्वागत. ठीक है. सोर्स 4 देखते हैं. इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त, दिस इज एन एक्सेप्ट, जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें से ही इसको लिया गया है. ही वाज विदाउट एन एंटागनिस्ट ऑन दिस अर्थ, ही बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ हिज मेनी गुड क्वालिटीज adorned by 100 ऑफ गुड एक्शंस. तो अपनी तारीफें लिखवाई हैं भाई, यहाँ पे देखो भर भर के क्या क्या तारीफें लिखी हुई हैं. बहुत सारे गुड एक्शंस करे इन्होंने, बड़ी ही अच्छी अच्छी चीजें करी हैं. हैज वाइड ऑफ द फेम ऑफ अदर किंग्स विद द सोल्स ऑफ हिज फीट, मतलब बहुत सारे राजाओं का जो फेम था वो इन्होंने अपने पास ले लिया. ही इज, मतलब जो पुरुष है, जो सुप्रीम बीइंग है, बीइंग द कॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड, मतलब जो हमेशा अच्छे का अच्छा करने के लिए और बुरे का बुरा करने के लिए जाने जाते हैं, वो है वन whose tender heart can be captured only by devotion and humility. उनका जो दिल है सिर्फ तभी जीता जा सकता है जब आप प्रॉपर भक्ति करोगे. possessed of compassion, the giver of many hundred thousands of cows, जिन्होंने हजारों काओ का दान किया है, गायों का दान किया है. माइंड हैज रिसीव्ड सेरेमोनियल इनिशिएशन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द मिजरेबल, जो गरीब है, मिजरेबल है, पुअर है, फॉरलॉर्न एंड द सफरिंग्स में है, उन सब लोगों को ऊपर लेकर आए हैं, उनको सुना है, उनकी बातें सुनी है. रिस्प्लेंडेंट एंड एम्बिटीड काइंड टू मैनकाइंड, हमेशा जो इंसानियत है उसको जगाए रखा है.
ये इक्वल है बिल्कुल किसके, भगवान के, भगवान कुबेर के। कुबेर भंडारी आपने नाम सुना होगा ना, जो कुबेर भगवान होते हैं उनके बिल्कुल बराबर इनको बताया गया, जिनके पास जो गॉड ऑफ वेल्थ माने जाते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ प्रेजेंट है, उनकी तरह है ये। वरुण की तरह है। वरुण कौन है? द गॉड ऑफ ओशन। इंद्र की तरह है गॉड ऑफ रेन्स। यम की तरह है गॉड ऑफ डेथ। तो इनकी तरह यहाँ पे इनको बताया गया है। ठीक है। प्रेज में ये सारी चीजें लिखवाई गई हैं बेटा। सोर्स 4 है ये। समुद्रगुप्त के बारे में तारीफें करी जा रही हैं, तो क्या ये तारीफें सच हो सकती हैं? हाँ यार, जरा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ये देखो जरा पिक्चर यहाँ पे, सैंडस्टोन स्कल्पचर है ये कुशाना किंग का, जो इस तरीके से वो बनाया करते थे अपने आप को गॉड लाइक दिखाने के लिए। ठीक है। इसी के साथ अभी तक हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। इसके बाद का जितना भी चैप्टर बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 के अंदर करेंगे। वो तभी आएगा जब आपको ये जो मैंने इतना अच्छे से प्रॉपर बिना कुछ भी मिस किए हुए ये जो वीडियो बनाया है, ये आप लाइक करोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे कि मैम नेक्स्ट पार्ट लेकर आओ। तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाली। ठीक है। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। एक छोटा सा भी कमेंट कर दोगे ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है। मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊँ। ठीक है। इसके नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।